मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने पिछले इंटरव्यू में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में हमें बताया कि ये एक एनर्जी बेस्ड साइंस है, लेकिन हमारे कुछ मित्र और कुछ व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं किस तरह एनर्जी बेस्ड साइंस है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स का ये कहना है कि ये एंजाइम थ्योरी पे वर्क करती है और बायोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। तो आप कुछ इस पे प्रकाश डालिए। इसका आंसर मैं पहले भी दिया था एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं आज चाहूँगा कि देखिए सर, हमारी अनुसंधान केंद्र सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की अगर सबसे बड़ी खासियत शुरू से रही है तो हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं, अगर विदाउट एविडेंस अगर स्टेटमेंट देनी पड़े तो हमें थोड़ी देर के लिए सोचनी पड़ती है कि हम कैसे देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक मीडिया के सामने नहीं जा रही है या 10 लोगों के सामने नहीं जा रही है। ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट बॉडी के पास भी जाती है इसी तरीके से। ये जो बार बार आ रहा है कि एनर्जी सब्जेक्ट को लेकर, एनर्जी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, एनर्जी को हमें साथ रखने की जरूरत होती है हमेशा, क्योंकि एनर्जी ही लाइफ है। रही बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेट कराने की एनर्जी की, तो मैं रिलेट नहीं करा रहा हूं, मैं एज इट इज उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया वो सिर्फ एनर्जी को देखकर ही किया था, और उसका एविडेंस है। अगर मैटी की हम फर्स्ट एडिशन बुक की अगर स्टडी कर लें तो उसमें हमें हर चीज मिल जाएगी, और वो मैं आज आप लोग को कुछ पढ़ के उसकी लाइनें मैं सुना दूंगा, तो शायद आप खुद डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे कि मेरा जो स्टेटमेंट जा रहा है एनर्जी को लेके कि इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी या इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर बायो एनर्जी का है। क्योंकि एनर्जी दो तरह से होती है, एक नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स में। अगर लिविंग थिंग्स में एनर्जी की हम स्टडी करते हैं तो वो बायो एनर्जी हम कहें, और नॉन लिविंग में कहेंगे तो वो फिर सिर्फ हम उसे एनर्जी बोल सकते हैं। तो उसी एनर्जी के बारे में मैं, और एंजाइम थ्योरी, जब हम उसे थ्योरी ही एक अलग हमने कहा, हम किसी एनर्जी थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बातें कर रहे हैं। और यहां एंजाइम थ्योरी, ऐसा सुनने से ही लग रहा है कि मैं कोई दूसरी थ्योरी देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर काउंट सीजर मैटी की किसी भी लिटरेचर में अगर एंजाइम थ्योरी अगर हमें कहीं भी पढ़ने को मिल गई तो मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि किसी चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये नई चीज है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैंने आज तक नहीं सुना है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब हमने फर्स्ट एडिशन की बुक पढ़ी, और उतना ही नहीं, आप अगर डॉक्टर अनिल सिन्हा जी की भी बुक पढ़ेंगे, उनकी मटेरिया मेडिका में उन्होंने जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया है कि नॉर्मेलिटी ऑफ द सर्कुलेशन लिम्फ एंड ब्लड along with circulation of energy that is called health। एनर्जी को उन्होंने भी फील किया था उस समय, बट एनर्जी पर उतनी स्टडी नहीं हो पाई, इसलिए वो डिफाइन नहीं किए थे। लेकिन हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने उस एक सब्जेक्ट को पकड़ा कि अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द अगर एनर्जी को लेकर लिया गया है तो फिर एनर्जी क्या है। एनर्जी तो दो ही तरह से होती है, मेन तो दो फॉर्म होते हैं एनर्जी के, एक काइनेटिक एंड दूसरी पोटेंशियल। मैटी ने जो मेडिसिन भी बनाई थी वो दो फॉर्म में बनाई थी। आज हमारे जो एंजाइम थ्योरी को सामने लाने की कोशिश की जा रही है, अगर हम उसे कहें नाकाम कोशिश, क्योंकि अगर हम मैटी से हटके कुछ अगर थ्योरी दे रहे हैं तो हमारी अपनी थ्योरी हो सकती है कि आज हमारी इलेक्ट्रोपैथी की 5वीं चिकित्सा पद्धति है और उनकी वो चिकित्सा पद्धति 6ठी चिकित्सा पद्धति आ जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर एंजाइम थ्योरी को एस्टैब्लिश की जा रही है, बट इलेक्ट्रोपैथी के नाम पे ना किया जाए, क्योंकि अगर ये काउंट सीजर मैटी की साइंस है तो हमें ये क्रेडिट अगर मैटी को ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा, और हमारी भरपूर यही कोशिश होती है। मैं एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओरिजिनल एक बुक है, और ओरिजिनल बुक मतलब कि फर्स्ट एडिशन, कुछ ऐसे पब्लिशर्स हमारे वर्ल्ड में हैं जिनका काम ही है कि या तो रेयर बुक निकालते हैं या किसी भी राइटर की फर्स्ट एडिशन की किताबें निकालते हैं। तो एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बायोबिलोग्राफी है काउंट सीजर मैटी की, और उसकी फर्स्ट एडिशन की मैं 2-4-10 लाइनें हैं, मैं आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, और उसको सुन के आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि एविडेंस है ये, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लिटरेचर फॉर्म में है, और ये मैटी की ओरिजिनल बुक फर्स्ट एडिशन है, इंग्लिश में पहली बार छपी थी। इसमें उन्होंने लिखा है, इसको गौर से आप सुनेंगे।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज अ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज अ डेरिवेटिव ऑफ होम्योपैथी। ये जो बार बार हम कोशिश कर रहे हैं ना कि होम्यो शब्द सिमिलर से नहीं लिया गया है, सिमिलर हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक में भी सिमिलर बोला जाता है, इन सब चीजों से थोड़ा सा हम ऊपर हट के आए, ऊपर उठे, रियलिटी के पास आने की कोशिश करें, डरे नहीं। हमें ऐसा डर ना हो बिल्कुल कि अरे हम गोलियों में दवा नहीं देंगे, नहीं तो हमें लोग होम्योपैथिक बोल देगा, ये डरने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एनर्जी है, इलेक्ट्रो अगर एनर्जी से उन्होंने लिया है, तो फिर हमें होम्योपैथी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ना होम्योपैथी से डरने की जरूरत है, ना एलोपैथिक से, ना आयुर्वेद, ये सब अलग अलग साइंसेज हैं। लेकिन हमारी जो साइंस है, हमने अपने कॉन्सेप्ट पे बातें हमेशा करनी है। तो मैटी ने साफ लिखा है अपने लिटरेचर में कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज अ डेरिवेटिव ऑफ होम्योपैथी दैट ओरिजिनेट विथ काउंट सीजर मैटी ऑफ बोलोगना। द नेम इज derived फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो शब्द, मैं वही इलेक्ट्रो शब्द की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रो, फिर उसको अंडर ब्रैकेट लिखी हुई है कि रेफरिंग टू एन इलेक्ट्रिक बायो एनर्जी। इलेक्ट्रिक बायो एनर्जी, उन्होंने साफ बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जिक्र किया है। कंटेंट सपोजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायो एनर्जी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑफ थेरापेटिक वैल्यू, मतलब उस प्लांट से जो उन्होंने बायो इलेक्ट्रिसिटी देखा और उसकी थेरापेटिक वैल्यू को, उसको देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया है इसमें, rather than electricity in its conventional sense। and होम्योपैथी, अब होम्योपैथी कहां से लिया उन्होंने, referring to an alternative medical philosophy developed by Samuel Hahnemann in the 18th century। सैमुअल हैनीमैन की जो होम्योपैथिक आई थी 18th सेंचुरी में, उससे वो इंस्पायर हुए थे और वो होम्यो शब्द इसमें लिया था उन्होंने। बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट था उनका, उस हेल्थ के कॉन्सेप्ट पर इसके सिमिलरिटी का मतलब उन्होंने अलग समझाया था आगे चल के कि इसका सिमिलर का मतलब क्या है, और होम्योपैथिक में जो सिमिलर वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैज बीन डिफाइंड as the combination of electrical device and homeopathy। इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोला है यहां पे, जो प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस तक उन्होंने बोल दिया है। However, some content that it is the therapeutic use of homeopathic preparation of certain electric bioenergy। इसको गौर से सुनते जाएंगे आप। Such that intended by the term the discipline is regarded as distinct from traditional homeopathy, which relies on serially diluted remedies। डाइल्यूशन का भी इन्होंने जिक्र किया है कि इसको कैसे हम उस एनर्जी फॉर्म में आते हैं, of substance that cause similar symptom to those as it is attempting to cure। इलेक्ट्रो होम्योपैथी however does not directly follow the law of similars। जो मैंने बोला कि डायरेक्टली लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो नहीं करता है जो होम्योपैथिक फॉलो कर रहा है, इसकी सिमिलरिटी का मतलब उन्होंने अलग समझाया है। बस इसको मैं ज्यादा डिटेल इस पे नहीं पढ़ूंगा, इसको पढ़ने के लिए हमें भी वक्त चाहिए और आपको सुनने के लिए भी वक्त चाहिए। अभी जो मेन सब्जेक्ट था, जो एनर्जी सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं हम, कि एनर्जी हम कैसे बोल दिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। अगर मैंने उससे में बोला था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ल्ड की इकलौती ऐसी एक मेडिकल साइंस है जो कि फिजिक्स बेस है। एनर्जी शब्द जैसे ही बोलेंगे तो हमें फिजिक्स की याद आती है कि फिजिक्स में एनर्जी की पढ़ाई होती है, और इस पर लोगों के बहुत सारे रेयर क्वेश्चन उठे थे। हालांकि मैंने भी इस थोड़े से सोशल मीडिया को थोड़ा देखा था बीच बीच में, तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन कुछ लोगों के उठे थे, और शायद वो उनका कंफ्यूजन हो, और नहीं तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस अगर हम कहें,
तो इसमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमें होने की जरूरत नहीं है और ना किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने। हमने उस दिन भी बोला था कि किसी भी चीज को जाननी होती है, अगर हमें किसी मजहब को ही जाननी है, सपोज करें हमें मुस्लिम धर्म को जानना है, तो मुस्लिम धर्म को जानना है या हिंदू धर्म को जानना है या क्रिश्चियनिटी को जाननी है, तो हमें क्रिश्चियनिटी को जानने के लिए बाइबल की स्टडी करनी होती है। मुस्लिम धर्म को जानना है तो हमें कुरान शरीफ की स्टडी करनी होती है, और हिंदू धर्म को जानने हो तो हमारे वेद और गीता की स्टडी करनी हो। लेकिन अगर हम इसके अनुयायियों की स्टडी अगर करनी शुरू कर दें कि इसके अनुयायी, जैसे कि हमारे मान लीजिए हिंदू धर्म में हमारे पंडित लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी लोग होते हैं, मौलाना होते हैं, क्रिश्चियनिटी में चर्च में फादर लोग, अगर उन लोगों की स्टडी हम करनी शुरू कर दें तो शायद हम कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि वो फॉलोवर होते हैं, वो मानने वाले लोग होते हैं, और मानने वालों का विचार अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम रियल में उसकी जो सदग्रंथ बोले जाते हैं, जिसे रियल बुक, जैसे काउंट सीजर मैटी की ओरिजिनल अपनी बुक, अगर उसकी हम स्टडी करें तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि काउंट सीजर मैटी तो साइंटिस्ट थे ही नहीं, वो तो एक फिलोसोफर थे, उन्हें साइंस की कहां जानकारी थी। अब कभी कभी हंसी भी आती इन चीजों को लेकर कि मैं उसी की साइंस को लेकर आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं, गवर्नमेंट से फाइट तक कर रहा हूं मतलब हम कर रहे हैं कि हमें इस विज्ञान की मान्यता दे दी जाए। और उस विज्ञान का जो मेन फाउंडर है साइंस का, उसको कहते हैं कि उसे साइंस की तो जानकारी थी ही नहीं, वो तो फिलोसोफर था। उनको थोड़ा सा अगर जानकारी होता है कि फिलॉसफी की जो पढ़ाई होती है, पीएचडी, वो सबसे लास्ट में होती है, पीएचडी के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है। अगर हम फिलोसोफर हो गए तो उसके आगे डिजेनरेशन लगने की कोई जरूरत नहीं कि इसके आगे और क्या कहा जा सकता है। पीएचडी के बाद कुछ नहीं रह जाता है, उसके बाद सिर्फ उसी में हम जितने डेप्थ में जाएं वो हमारे लिए बड़ी चीजें होती है। इसलिए एनर्जी को लेकर हमारे किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर उसके अलावा भी बहुत सारे लिटरेचर, ये तो मैंने आज थोड़ी बहुत दिखाई, अगर एविडेंस देखनी हो रियलिटी में तो कभी भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र में, और आपको हर चीज मिलेगा यहाँ पर एविडेंस के साथ। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे कुछ जो साथी थे इलेक्ट्रो होम्योपैथ, उन्होंने कहा ये एंजाइम बेस है। अगर एंजाइम बेस है तो अगर हम ये दवाइयों को टेस्ट करें तो उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बातें सही बोले कि एंजाइम जैसे ही हमने शब्द बोला मतलब कि केमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री कहें उससे। ये हालांकि जो बायोकेमिस्ट्री है, मेरा जो ध्यान है जहां तक मुझे, ये आज से 25-30 साल पहले सब्जेक्ट शुरू, बिल्कुल उससे पहले होगा था बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन इतना डेवलप नहीं था। इसकी जो डेवलपमेंट हुई है आज से सन 85 के आसपास बीएससी बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है, और ये एंजाइम बेस्ड मान रहे हैं। तो एंजाइम है तो मेडिसिन टेस्ट हो सकती है। बिल्कुल, अगर एंजाइम है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर रियली में एंजाइम है तो इसको वर्ल्ड की किसी भी लेबोरेटरी में जहां पर कि मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होती है वहां इसे भेज दिया जाए और वहां एंजाइम ट्रेस किया जा सकता है। अगर एंजाइम है तो, अगर ट्रेस नहीं हो रहा है कुछ भी तो फिर इसे हम एंजाइम का नाम नहीं दे सकते हैं। और अगर हम नया करें बात अलग है। काउंट सीजर मैटी ने अपने समय में इसको ऑलरेडी जेनेवा में मेडिसिन की टेस्टिंग हुई थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी जो है जेनेवा में है, जहां मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, और वहां पर किसी भी तरह का उसमें केमिस्ट्री नहीं पाया गया था, कुछ भी नहीं मिला था, सब चीज नन पाए गए थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी उन लोगों ने देखा था कि कुछ भी नहीं है, फिर भी ये काम कर रही है, तो है क्या? एनर्जी है, कुछ तो है। अगर कहीं कुछ भी नहीं है और फिर भी वहां कुछ एक्टिविटी हो रही है, वर्क हो रहे हैं, तो फिर ये है क्या? सीडीआरआई में जब हमारी मेडिसिन गई थी तो वहां लैब एनालिसिस की गई, गैंग्रेनोल फोर्ट की। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे भेजा था स्पेशली इस मेडिसिन को टेस्टिंग के लिए। तो उन लोगों ने जब लैब एनालिसिस की इस मेडिसिन की तो उसमें से कुछ भी ट्रेस नहीं कर पाया उन्होंने। तो फिर उनके साइंटिस्टों ने स्पेशल एक मीटिंग बुलाई थी रिक्वेस्ट करके पूरे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की टीम को, और कहा था कि डॉक्टर साहब मैं एक चीज की मैं कोशिश करूंगा जानने की कि मैंने आपकी जब मेडिसिन को टेस्ट किया लैब में तो उसमें से कुछ मिला नहीं मुझे, लेकिन जब उसकी एनिमल टेस्टिंग की जा रही है तो वहां पे रिजल्ट मिल रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली? फिर उस मीटिंग को फेस किया गया था और वहां पर हमारे देश के जाने माने जो साइंटिस्ट हैं बैठे हुए हैं, क्योंकि सीडीआरआई आईसीएमआर की ऑर्गेनाइजेशन है
और वो इंडिया की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पर जो साइंटिस्ट बैठे होंगे तो सोचिए कि किस कैटेगरी के साइंटिस्ट अब हैं। डॉक्टर कुलकर्णी और डॉक्टर हक जैसे साइंटिस्ट, मतलब आज भी स्थिति ऐसी है कि आप सीडीआरआई में चले जाएं और गैंग्रेनोल फोल्ड का नाम ले तो वो कहेंगे कि नहीं एक मेडिसिन आई थी जिसमें से कि कुछ भी मिला नहीं था हमें, बट वर्क हो रहे थे उससे। तब उन लोगों ने जब वो मीटिंग की थी और हम लोग वहां विजिट किए तो 7 साइंटिस्टों को फेस किया गया था उस समय, और करीब 2-2.5 घंटे वो मीटिंग चली थी और मीटिंग में उनको पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर साहब रियली में आपकी मेडिसिन जिस लेवल पे काम कर रही है और जिस क्वालिटी की है और जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, एक्चुअली हमारे लैब का प्रोटोकॉल सूट नहीं किया, इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं कर पाए इसको। वाओ ग्रेट। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में कुछ मिला नहीं, तो इट मींस हम इसे ये तो मान नहीं सकते ये केमिस्ट्री बेस या एंजाइम बेस है ओनली। नहीं मिलने से एक चीज तो प्रूफ हो गया कि मैटी ने भी जो मेडिसिन टेस्ट कराई थी उसमें भी कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला। हमने भी जो टेस्ट कराया इसमें भी कुछ नहीं मिला। जो रिजल्ट वहां मिले वही रिजल्ट यहाँ भी मिल रहा है, मतलब कि हम मैटी के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ये प्रूफ होता है यहाँ पर। और एंजाइम बेस नहीं मान सकते। एंजाइम बेस तो हम इसको कतई नहीं मानेंगे क्योंकि एंजाइम की पढ़ाई के मैं और जो मैं इसके लिए तो टेस्टिंग में आना चाहिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर टेस्टिंग में नहीं आ रहा हाँ, तो इसका मतलब मैं जो भी एंजाइम को प्रूफ करने की कोशिश करें मैं उनको हर वक्त टेबल डिस्कशन के लिए इनवाइट करता हूं कि आप आए और सारा चीज मैं मेंटेन कर लूंगा। आप आए, मैं आपके आने का खर्च भी दे रहा हूं, यहाँ रहने का भी खर्च दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन आप आए, बैठे आप मेरे सामने एक बार टेबल पे और मैं आपके साथ टेबल डिस्कशन के लिए, और केवल अकेले नहीं, मैं साइंटिस्टों के बीच में उस डिबेट को रखने की कोशिश करूंगा और देश के जाने माने साइंटिस्टों के बीच में। शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी जिससे ये क्लियर हो गया कि जो मैटी की जो साइंस थी इट इज टोटली एनर्जी बेस्ड। बिल्कुल, तो इटली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी मेडिकल साइंस पे, इलेक्ट्रोपैथी पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर फैबियो एम्ब्रोसी अभी काउंसिल मैटी की जो आर्चिगो म्यूजियम मैटी है उसके वो मेंबर भी हैं और उस साइंस पे काम भी कर रहे हैं। उनकी भी अगर कॉन्सेप्ट को आप देखें, उनकी थ्योरी को देखें तो पूरी तरह से वो एनर्जी पे काम कर रहे हैं और उन्होंने भी माना है कि ये एनर्जी बेस्ड साइंस है। मैटी की आप किला जो आर्चिगो म्यूजियम जो उनका बना हुआ है मैटी की किला, उस किले की स्टडी अगर आप कर लें तो उस पूरे किले को वास्तुशास्त्री को बुलाकर उस समय डिजाइन किया गया था जिस समय की वास्तुशास्त्री जाकर मतलब बड़े बड़े किले बनाते थे और पूरा किला एनर्जी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। वो मैंने देखा था, आपने बिल्कुल पिरामिड टाइप पिरामिड शेप दिया गया है। मैटी साहब जो एक्सट्रैक्शन करते थे प्लांट्स का, वो प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन जो करते थे कि यूनिवर्स से कैसे उस एनर्जी को ली जाती है और कैसे वो आएगी, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो सारी एविडेंस में जो भी बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और कोई पूछा कि आप कैसे बोल रहे हैं तो मैं ना बता पाऊँ। एक एक बातों की एविडेंस मौजूद है, वो सब ऐसे सामने दिखाई जाएगी कि देखो यहाँ ये मेरी कुछ भी बातें नहीं है। यहाँ पर हम जो एंजाइम बोलते हैं शब्द, वो हमारी अपनी बातें हैं। अगर हम पूछ दें कि मैटी के किस लिटरेचर में आपने एंजाइम देखा है तो शायद वो ना दिखा पाएगा, है ही नहीं कहीं लिखा हुआ है। हमने भी पढ़ा है लेकिन कहीं भी नहीं। तो और दूसरी डॉक्टर साहब मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि लोग ये कहते हैं कि वो फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट नहीं थे। जी, तो फिर अगर हम उन्हें फिलोसोफर मान रहे हैं तो फिर हम इसे साइंस मान ही नहीं सकते। मान ही नहीं सकते हैं हम, फिर हम मेडिकली ट्रीट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, हम कह दें ना कि इट इज ओनली आर्ट ऑफ क्यूरिंग, ये ठीक करने की कला है सिर्फ। ये भी इट इज नॉट साइंस, इलेक्ट्रोपैथी नॉट साइंस, इसे साइंस अब बोले ही नहीं। फिर मेरे विचार से फिर आपकी यही राय है उन सभी के लिए, सबसे पहले वो मेडिकल लिटरेचर पढ़ें जी, देन डिस्कस ऑन इट। लिटरेचर किसी का भी मतलब लिटरेचर हमेशा उसी की पढ़नी चाहिए जिसकी साइंस फाउंडर है, फॉलोअर की नहीं। फॉलोअर की हम पढ़ेंगे तो अगर 10 फॉलोअर मिलेंगे ना तो 10 के अपने अपने विचार भी होते हैं, तो वो अपने अपने व्यूज अगर देंगे तो फिर हम कंफ्यूज कर जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले हम उस फाउंडर की लिटरेचर पढ़ें, उसके बाद हम फॉलोअर की पढ़ें। अब फिर देखिए कि जिसकी जिसकी बातें मैच कर रही है तो उसको अडॉप्ट कर लें, एक्सेप्ट करें, जिसकी नहीं कर रही है फिर हम हटा दें। क्योंकि जब हम फाउंडर की जब लिटरेचर पढ़ लेते हैं तो हम मैच्योर्ड हो जाते हैं पूरी तरीके से। अब आइंस्टाइन की थ्योरी अगर हमने पढ़ लिया तो एनर्जी सब्जेक्ट पे हम मैच्योर्ड हो जाएंगे। फिर हमसे एनर्जी पे कोई 10 आदमी बात करे या 20 लोग बात करें तो फिर हम क्या करेंगे कि कोरिलेट कराएंगे हमेशा उस थ्योरी से कि अगर वो इस थ्योरी से कंप्लीट मैच कर रहा है तो ये सही बोल रहा है, नहीं कर रहा तो ये इसकी अपनी थ्योरी हो सकती है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है। मेरे ख्याल से शायद कुछ लोग ये मानना नहीं चाह रहे, वो इसे एंजाइम बेस मान रहे हैं, शायद वो रेडिएशन थ्योरी को नहीं मानना चाह रहे।
नहीं, मानना नहीं मानना ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या मान रहे हैं। इससे काउंसिल और मैटी की थ्योरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज एक गवर्नमेंट भी पूरी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सेटिस्फाइड होने की स्टेज में है। हमारे आईडीसी में भी लोग जो जाके सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं अपने तरीके से। और हमारे अनुसंधान केंद्र ने भी मिनिस्ट्री में जिस लेवल पर सेटिस्फाइड किया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, जब सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को परमिशन लेटर दिया गया था इस काम के लिए, तो जिस लेवल पे सेटिस्फाइड हुए हैं वो एनर्जी थ्योरी ही थी। एनर्जी कॉन्सेप्ट पर आईडीसी के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो साइंटिस्ट आईडीसी के मेंबर भी रह चुके हैं, वो भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुके हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, कि इलेक्ट्रोपैथिक रियली में एनर्जी बेस्ड साइंस है। और जब वो सुनते हैं तो कहते हैं कि रियली मैंने इस तरह की साइंस आज तक मुझे नहीं समझ में आई थी कि ऐसी भी साइंस काम कर रही है, और भी हेल्थ कॉन्सेप्ट पर आकर। नहीं, एनर्जी बेस्ड तो आजकल हमारी जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं और रेडिएशन के थ्रू करते हैं तो वो भी एनर्जी बेस्ड है। वो है, देखिए पैरासेल्सिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था हमारे यहाँ कि एनर्जी को लेने के 3 सोर्सेस हैं। फर्स्ट मिनरल, दूसरा एनिमल एंड तीसरा प्लांट्स। तो मिनरल वाली जो भी एनर्जी होती है, पैरासेल्सिस ने उस समय भी बोला था कि मिनरल की जो एनर्जी होती है वो अनमेटाबोलाइड एनर्जी होती है, और अनमेटाबोलाइड एनर्जी को हम कभी भी नेचुरल बॉडी में नहीं दे सकते हैं। अगर हम देते हैं तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। यही कारण होता है कि आज हम जैसे आरओ वाटर लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो पानी तैयार हो रही है, उसको लेते हैं तो उसमें मिनरल तो सारे आते हैं एनर्जी फॉर्म में, बट वो मिनरल फॉर्म में एनर्जी होती है और हमारे अंदर जब आती है तो बिल्कुल रोबोटिक वर्क करती है। बाहर से प्रोग्रामिंग होती है उसकी, हमारे अंदर जाएगी, वो रोबोटिक काम करेगी। अब हमारे अंदर उस मिनरल की जरूरत है या नहीं वो डिसाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर सेंसेस नहीं होते हैं। जब नॉन लिविंग होंगे तो सेंस नहीं होते हैं उसके अंदर। इसीलिए पैरासेल्सिस ने कहा था कि प्लांट्स की जो एनर्जी होगी वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होती है, क्योंकि उसके अंदर सेंस होंगे, लाइफ होती है। जैसे हमने सपोज करी कि यहां से हमने एक रोबोट को प्रोग्राम किया कि हम यहाँ 4 बैठे हैं, 4 को जाकर तुम्हें चाय देनी है, उसमें प्रोग्रामिंग हमने कर दिया, वो आएगा 4 को चाय देके चला जाएगा। लेकिन अगर हमने यहां से बोल दिया उसे कि अरे मुझे चाय की जरूरत नहीं है, तो वो 1 कप लौटा के नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग की हुई थी 4 को देने की। लेकिन अगर यहाँ एक मेड आए या सर्वेंट, वो आए और 4 को चाय दे दे और हम उसको बोल दे कि मुझे चाय की जरूरत नहीं है, तो वो 1 कप को उठाएगी और लेकर चली जाएगी। फर्क दोनों में सिर्फ इतना था, दोनों ने काम वही किया है, लेकिन एक ने एक एक्स्ट्रा काम किया यहाँ का, सिर्फ इसलिए कि जो वो सर्वेंट या मेड थी वो सेंस में था, और रोबोट जो था वो प्रोग्राम किया हुआ था, नॉनसेंस था, बिल्कुल सेंस में नहीं था। तो मिनरल की जो एनर्जी होती है वो नॉनसेंस होती है, और लिविंग जो एनर्जी होती है, प्लांट्स की एनर्जी, वो सेल्स में होती है, इसीलिए हमारे लिए फ्रूटफुल होती है। और इलेक्ट्रोपैथी की दवाएं जो एनर्जी होती है, इसीलिए वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती है हमारी बॉडी में, आती है रिएक्शन नहीं कर। कहते हैं इलेक्ट्रोपैथी की दवाएं नॉन पॉइजनिंग होती है, ये रिएक्शन नहीं करती है, इसी कारण से, क्योंकि जब वो आएगी ना तो हमारे अंदर दिखेगी कि इनको ये जरूरत नहीं है, वो हटा देगी, या तो वो न्यूट्रल कर देगी, वहां से जरूरत ही नहीं है, वो खुद डिसाइड करेगी, मेरे बॉडी में जाएगी, वो खुद डिसाइड करेगी हमें इनकी जरूरत है तो दें, और नहीं तो हम खुद हट जाएं यहाँ से। और बाकी जितनी भी एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू भी, जैसे अभी इलेक्ट्रोपैथी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी लेके चलते हैं बहुत सारे बहस, तो इलेक्ट्रोपैथी भी एक साइंस है, वो भी एनर्जी साइंस पे काम कर रही है, लेकिन वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू ट्रीटमेंट होते हैं। मिनरल एनर्जी जिसको हम कहेंगे, पैरासेल्सिस की उसने मिनरल सब्जेक्ट को पकड़ लिया है और मिनरल के थ्रू उसने साइंस को पूरी तरह से डेवलप कर लिया उस कॉन्सेप्ट पे, और वो इलेक्ट्रोपैथी आज काम कर रही है। उसने वो चैलेंज किया था उस समय कि वर्ल्ड की ऐसी कोई भी डिजीज नहीं है जिसको कि हम अब क्यूर ना कर सकें, क्योंकि उसने एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया था कि एनर्जी काम कर सकती है, क्योंकि अगर एनर्जी काम नहीं करेगी तो फिर करेगा कौन। तो वहां पर फिर जाकर जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आई, तब उस इलेक्ट्रोपैथी में जो क्लियर हुए थे कि मिनरल हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, और मैटी ने देखा कि नहीं, प्लांट्स के बारे में जब पैरासेल्सिस ने दिया था तो उन्होंने प्लांट्स को अडॉप्ट किया और प्लांट से वो एनर्जी ली, कि प्लांट से एनर्जी लेकर, और फिर उन्होंने देखा कि बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर एनर्जी को देखा कि एनर्जी 2 फॉर्म में होती है। उन्होंने 2 तरह की मेडिसिन बनाई, एक ग्लोबुलर फॉर्म में, एक 5 लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड वाली जो मेडिसिन होती है वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है, एंड ग्लोबुलस फॉर्म में जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होती है, क्योंकि 2 ही फॉर्म ही होते हैं एनर्जी के। इसीलिए मैटी ने 2 फॉर्म की एनर्जी बनाई। आज हम एनर्जी थ्योरी को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमने मेडिसिन का भी बिल्कुल कहा जाए हमने ऐसी तैसी कर रखा है
कि या तो हमने उसको कंप्लीट डिस्टिल वाटर में बना दिया, मैटी ने डिस्टिल वाटर में बनाया था, डिस्टिल वाटर में या रेक्टिफाइड स्प्रेड भी उन्होंने यूज किया था उस समय, लेकिन 5 इलेक्ट्रिसिटी को किया था उन्होंने, बाकी को उन्होंने ग्लोबुलर फॉर्म में बनाया था, डायरेक्ट 32 मेडिसिन को, और वो बनाया था, उसको कहा था कि ये भी एक एनर्जी है, बट उन्होंने उस समय उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं दिया था, सिर्फ एनर्जी, क्योंकि साइंस डे बाय डे डेवलप करती है। ये एक्चुअली हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने जब उस कॉन्सेप्ट पर स्टडी की तब देखा कि आखिर ये 2 तरह की मेडिसिन बनी क्यों थी, क्योंकि फाउंडर कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसमें हमें उसकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान देना होता है कि आखिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, आखिर 2 तरह की मेडिसिन क्यों बनाई, 5 लिक्विड में बनाई और 32 को ग्लोबुल्स से बनाई। ऐसी तो बात नहीं थी कि 32 ग्लोबुल्स बनाने के बाद उसके बाद ग्लोबुल्स खत्म हो गए थे, या पहले 5 लिक्विड बना दिया तो पानी खत्म हो गए थे तो मजबूरन उसने 32 को ग्लोबुल्स से बना दी, ये भी नहीं थी। 2 अलग अलग तरह की मेडिसिन बनाने का मतलब 2 अलग फॉर्म में, मतलब कि एनर्जी के 2 फॉर्म हैं। फिर देखा गया कि एनर्जी के 2 फॉर्म, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ग्लोबुलर फॉर्म में संग्रहित ऊर्जा जिसको हम कहें, और काइनेटिक एनर्जी जिसको कि हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो इस फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में। और मैटी की ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, मतलब इसको उलझाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल ये सुलझी हुई साइंस है, इसको जितना उलझाने की कोशिश करेंगे हम खुद उलझेंगे, और सरकार भी बिल्कुल सुलझी हुई है, इसलिए हम उसको सुलझे हुए तरीके से ही समझाते हैं। मतलब जो इस तरह आज हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन, मोस्टली हम लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे सही, तो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में तो बहुत कम डॉक्टर्स यूज करते वही हैं। कह रहे हैं ना कि हम उस एनर्जी थ्योरी को नहीं समझ पा रहे हैं, हम मैटी ने क्यों ग्लोबुल्स यूज किया था ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ग्लोबुल्स की मेडिसिन जब दी जाती है तो लोग कहते हैं कि ये होम्योपैथी की तरह कंफ्यूजन क्रिएट होता है। राइट, तो मान लीजिए किसी का नाम राम है और हम कह दें कि नहीं इसका नाम राम नहीं रखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि राजा दशरथ का ही तो लड़का नहीं है, अच्छा। तो इसलिए हमने उसका नाम बदल के उसका श्याम रख दिया हमने, ऐसा। तो नाम से केवल, अब होम्यो इसमें वर्ड जोड़ा है मैटी ने, अब हम कहते हैं कि होम्योपैथी की तरह लग रहा है, इसको होम्यो को हटा देना चाहिए। वर्ड का सेंस होता है कि हमने क्यों किया, मैटी ने जो ग्लोबुल्स यूज किया था, ग्लोबुल्स का एक मतलब, ग्लोबुल तो एक वैक्यूल होता है, हम ग्लोबुल्स यूज करें या उसके जगह पे हम कुछ भी डिस्केट यूज कर लें, लेकिन वो एक फॉर्म था उस समय, और उस फॉर्म में संग्रहित ऊर्जा हमें रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, जैसे भी हमें रखना हो रखें। लिक्विड में हम रख नहीं सकते क्योंकि जैसे ही उसे हम लिक्विड फॉर्म में देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जितने भी व्यूअर्स थे उन सभी के प्रश्नों का बहुत सही उत्तर दिया और सब कुछ अच्छी तरह से हमें समझाया कि एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।